नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था, कुछ समुद्री जीवों के नेम पढ़े हुए थे और कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे हमने उसके जड़ें, प्रकाश संश्लेषण, पत्तियाँ, ये दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी थी। कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे रहन सहन है उनका। हम लोग अभी इस लेक्चर में जो देखने वाले हैं, भारतीय शिकारी द इंडियन हंटर्स के विषय में देखेंगे कि बेसिकली उनका क्या रोल है। ठीक है, उनके विषय में हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज इस मंथ में मतलब मान के चलिए जनवरी से फरवरी के बीच में आपकी एंड हो जाएगी। मतलब बहुत जल्दी यूपीएससी के पेपर के पहले पहले चीज़ें हो जाएंगी, ताकि अगर एक महीना पहले भी बचता है तो आप अच्छे से देख करके और तैयारी करके जा सकें। तो आइए देखते हैं भारतीय शिकारी। भारत के कीटाणुनाशक पौधे मुख्य रूप से 3 परिवारों के हैं। ठीक, और ये तीनों जो हैं बेसिकली जब परिवार का नाम आता है ना पौधों में, तो थोड़ा नाम जो होता है ना वो टफ हो जाता है। टफ इन द सेंस ये हो जाता है इस मायने में कि साइंटिफिक नाम होते हैं सब के सब। जब साइंटिफिक नाम आपके सामने आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा वो एक काफ़ी ऐसे लगेगा जैसे कभी सुन ही नहीं रखा हो। जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डाइटम के ऊपर। ठीक, तो वो भी एक नया वर्ड ही था। अभी तो कॉमन हो गया क्योंकि सबको ही पता हो गया है। सब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जैसे इसमें दे रखा है, पहले 3 प्रजातियों के विषय हमने पढ़ा है, 3 परिवार इनके। तो उनमें सबसे पहला है ड्रोसेरेसी। क्या है? ड्रोसेरेसी पहली है आपकी। ठीक, इनमें 3 प्रजातियां हैं। उसके बाद है नेपेथेसी, एक प्रजाति है। और लेंटी बुलारियासी, क्या नाम है? लेंटी बुलारिएसी, उसके पहले है नेपेथेसी, उसके पहले है ड्रोसेरेसी। तो थोड़ा नाम काफ़ी अटपटा लगेगा आपको सुनने में और टफ भी हो सकता है, मान लगे आपको कि हाँ ये टफ होगा। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना ही सेंस है, अर्थ लगा सकते हैं आप कि नाम में मत जाइए, बस थोड़ा थोड़ा सा इनके विषय में जानकारी कीजिए कि क्या करते हैं, कैसे इनकी जो एक्टिविटी है वो चलती है। और भारतीय शिकारी का जो टॉपिक दे रखा है वास्तविकता में इनसे इनका क्या लिंक हो सकता है, तो वही बताने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि पहले मैंने बताया, पहले में आपके आते हैं ड्रोसेरेसी कुल जो ये है उसकी फैमिली के विषय में बात करते हैं। इसमें 4 जीन शामिल हैं, जिसमें से 2 अर्थात ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा भारत में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि यहाँ पूछ सकता है, यहाँ से ये पूछ लेगा कि कौन से भारत में पाए जा सकते हैं, स्टेट एग्जामों में आ सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें 4 जीन शामिल हैं, जिसमें से 2 अर्थात ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा, ठीक, ये जो है भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेपेथेंसी कुल जो फैमिली है आपकी, इसमें क्या है? नेपेथेंसी कुल की जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए नाम इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ ताकि मतलब समझ में आए, क्योंकि नाम थोड़े टफ हैं और हिंदी में नाम तो वैसे भी थोड़े टफ हो ही जाते हैं। ठीक, बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में नाम लिया जा सकता है, लेकिन वो और टफ हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कुछ। इसमें तो थोड़ा बहुत ये भी आ सकता है कि आ भी जाए। ठीक, तो उसी प्रकार से हम नेपेथेंसी कुल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें एकल जीन्स होता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय पुरानी दुनिया में क्या है, या अब पुरानी है या पूरी दुनिया की बात कर रहा है, एक्चुअल में हिंदी पूरी पढ़ने पे समझ में आएगा कि इसमें केवल एक जीन्स होता है जिसमें उष्णकटिबंधीय पुरानी या पूरी दुनिया में लगभग 70, ये पूरी दुनिया होगा। ठीक है, पुरानी नहीं होगा, वो हिंदी थोड़ा मिसप्रिंट है। तो पूरी दुनिया में लगभग 70 प्रजातियां वितरित हैं। इस परिवार के सदस्यों का आमतौर पर घटपर्णी पौधे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी पत्तियां जार जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक, अगर वितरण की बात करें तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1000 से 1500 मीटर ऊंची तथा उच्च वर्षा वाली पहाड़ियों और पठारों तक सीमित है। ठीक, विशेषकर
मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी ने। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, ये बीपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। तो ऐसे स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मेघालय के गौरा खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 के बाद 5वां ऑप्शन नीचे दे रख बीपीएससी 5 ऑप्शन देती है, तो 5वें ऑप्शन में आपको टिक करना था, क्योंकि मेघालय के गौरा खासी और जयंतिया ये तीनों हो जाती हैं, ठीक। और चौथा ऑप्शन हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 ऑप्शन सही हैं और आपको सीधा 5वें ऑप्शन पे टिक करना था और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देते हैं लेंटी, क्या है, लेंटी बुलेरियासी, लेंटी बुलेरियासी कुल की है बात कर रहे हैं। बेसिकली नाम बहुत लंबा है ये। इसमें 4 जीन्स हैं, जिसमें ये यूट्री कुलेरिया और पिंगुकुला, क्या है, पिंगुकुला भारत में पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले बता दिया है, नाम थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, बस उनके अर्थों को समझने का प्रयास करिए। नाम रटकर याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ध्यान रहेगा, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक ध्यान रहेंगी चीज़ें। जैसे कि मैंने बोला, लेंटी बुलारियासी कुल की जो बात कर रहे हैं, इसमें 4 जीन्स हैं, जिसमें यूट्रिकुलेरिया और पिंगुकुला भारत में पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पादप जगत के अंदर ही चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा। औषधीय पौधे क्या हैं, जिनका होम्योपैथिक या औषधि के जो विज्ञान होता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे देखते हैं। सर्पगंधा, जैसे संस्कृत वर्ड होते हैं ना, उसी प्रकार के कुछ वर्ड लग रहे हैं, सर्पगंधा, तो वो इस टाइप के संस्कृत में भी वर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, औषधीय पौधों में सर्पगंधा में वितरण पंजाब में पाया जाता है, ये पहली बात। तो पूर्व की ओर से अगर बात करें तो नेपाल, सिक्किम, असम, पूर्वी और पश्चिमी घाट, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और अंडमान तक में ये पाए जाते हैं। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकारों के इलाज के लिए, ठीक। अब एक ही नाम के 4-5 प्रकार हैं, इसमें देख लीजिए। एक तो है कुथ, एक है कुथस्थ, एक है पुष्कर मूल, एक है अपलेट। ये एक ही है औषधि आपकी, सबके अलग अलग नाम है, बस एक ही औषधि के बात हो रही है। या एक प्रकार से ये कह सकते हैं, जो कुथ लिखा है वो कुथ के ही और कितने टाइप हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, वो लिखा है, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो इसका वितरण केवल 2 जगह पे है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और इसका उपयोग एंटी इन्फ्लामेटरी दवा के रूप में किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इसका तीसरी औषधि पे, ठीक। इसकी जो तीसरी औषधि है ग्लोरियोसा सुपर्ब, क्या नाम है, सुपरबा। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें ग्लोरियोसा सुपरबा, ठीक। अब ये हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लिया। ग्लोरियोसा सुपरबा, इसमें क्या होता है, इस पौधे की जड़ें जहरीली होती हैं, इस पौधे की जड़ें जहरीली होती हैं, परंतु इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक या एंटी मलेरिया के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक और एवं एंटी मलेरिया के गुण पाए जाते हैं। ये औषधि है, आप इनको दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहचान ही नहीं पाएंगे। सराका ओसाका, सराका सराका अशोका, एक अशोक लिखते हैं, एक अशोका, इसका उपयोग हृदय रोग में किया जाता है। कैसिया फिस्टुला, कैसिया फिस्टुला, नाम टफ है थोड़ा, क्योंकि सच बात तो ये है कि जब ऐसे नाम आपको मिलते हैं ना, तो आप खुद सोचते हो कि छोड़ो यार, ये कुछ ये सर के ऊपर जा रहा है। सच्चाई यही है, मतलब दिमाग में नहीं आता कि इसको पढ़ें भी कि मतलब पढ़ें कि ना पढ़ें। जब ये बुक में भी हो, चाहे अभी यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो ये दिमाग में आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा इसमें। ये सच्चाई है, यही होता है। तो बस मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखें, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है ये, थोड़ा ही होगा। तो ऐसे है कैसिया फिस्टुला
पेट दर्द और त्वचा की रोग में आता है काम। ठीक है, उसके बाद आते हैं एस्परागस ऑफिसिनिलस। मतलब ऐसे ऐसे नाम है कि मैं खुद बताऊं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यूपीएससी कभी पूछेगी भी क्या इस पे, लेकिन पढ़ाना है क्योंकि ये तो जैसे सिलेबस कंप्लीट वाली बात होती है तो करना तो है ही हम सबको इसमें। तो एस्परागस ऑफिसिनालिस ये पूरा नाम है, पीलिया और गठिया में काम आता है। हेलियोट्रोपियम इंडिकम, क्या नाम है? हेलियोट्रोपियम इंडिकम नाम है। हेलियोट्रोपियम या ऐसे पढ़ सकते हैं हेलियोट्रोपियम इंडिकम, सर्प के काटने पर। देखो इंग्लिश में पढ़ने में आ भी रहा है, हिंदी में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हिंदी में ना कुछ न कुछ जैसे वो कहते हैं कहीं मात्रा छूट जाए, नॉर्मल छोटी सी मात्रा है ना वो थोड़ा, अब ये मात्रा भी लगाओ इसमें क्योंकि एक बहुत लंबा वर्ड होता है ना, तो आपको ध्यान दे करके और एग्जैक्ट वर्ड पढ़ने होते हैं, तो वही है। तो दूसरी चीज़, अब ये इतना टफेस्ट नाम है कि 10-15 बार इसको रटो ना तभी याद आएगा ये। तो अब जैसे ये है आदेनस्थेरा, आदेनेस्थेरा पैवोनीना, आधेनस्थरा पैवोनीना नाम है इस जड़ी बूटी का, और यह कमोद्दीप्त औषधि है। ठीक है, आधेनस्थरा पैवोनीना नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ठीक है, पादप जगत में बात करें तो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में क्या होता है, हमने तो उसके विषय में जान लिया बेसिकली कि औषधियाँ क्या क्या हो सकती हैं। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि इस टाइप की वर्डिंग जब भी आती है यूपीएससी हमेशा सही ही देगी। वो देखिए एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो चीज़ें वो सेट करेंगे कि आसानी से उनको भी मिल जाए, कि वो सेट करेंगे कि वो उनको भी गूगल करना पड़े। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम कोई काम करेंगे तो हम तो यही सोचते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और आसान वे में हो जाए। हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि हमें जाना दिल्ली है, सपोज दैट मान लीजिए आपको राजस्थान से दिल्ली जाना है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचने के 3 रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप जो है एरोप्लेन से आ जाइए, दूसरा आप जो है आ जाइए ट्रेन से, या तो फिर बस से आ जाइए। ठीक है, लेकिन अगर हमें जल्दी से जल्दी ही पहुंचना है तो हम एरोप्लेन पकड़ के 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे ना। हम क्यों 10 घंटा राजस्थान से दिल्ली में लगाएंगे? अब कोई झुंझुन का हो, अब कोई बीकानेर से दिल्ली आना चाहता हो तो उसको 8-10 घंटे लगेंगे ना। ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है किसी का राजस्थान से बॉर्डर टच करता हो दिल्ली का तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई बीकानेर से आ रहा हो और उसको दिल्ली आना हो तो फ्लाइट करके तुरंत 1 मिनट में आ जाएगा। कहने का सेंस वही है कि यूपीएससी का एग्जामिनर या बीपीएससी या फिर जो है यूपीपीसीएस का हो, कोई भी कहीं के जो एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले होते हैं उनके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि ऐसी चीज़ें दें कि उनको भी तो सहूलियत मिले, वो भी अच्छे से उसको, क्योंकि उनको भी तो एक एक्सप्लेनेशन देना होता है। एक पूरा बोर्ड होता है, उसके अंदर पेपर सेट करने होते हैं। 10 लोग 20 लोग 100 लोग मिला करके पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं। 8-10 क्वेश्चन आप ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में देख लीजिए, गलतियां मिले ही मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड जब देगा तो वो ये हमेशा से आप दिमाग में बैठा के रखिए कि वो सत्य ही होंगे। 100 में 99% नहीं, तो उठा के पेपर आप देख लीजिए, ठीक, गलत नहीं होते हैं। तो औषधीय पौधों की अगर हम बात करें तो मेडिकल प्लांट की बात कर रहे हैं कि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 24 नवंबर 2000 को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड बनाया था। ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अगर हम बात करें नाम ना लेते हुए बात करें तो हर स्टेट और यूपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 24 नवंबर 2000 की डेट याद रखिए कि स्थापना हुई थी, पूछ सकता है। वर्तमान में यह बोर्ड आयुष मंत्रालय में क्या क्या है? आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक के तहत काम कर रहा है। अब अगर हम बात करें एनएमबीपी या राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, क्या प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों के बीच समन्वय के लिए एक उपयोगतंत्र, अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म विकसित करना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर औषधि क्षेत्र के समग्र संरक्षण, खेती, व्यापार और निर्यात विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रम को लागू करना, ये भी इसी का काम है। ठीक है,
ये भी इसी का काम आ जाता है। ठीक, आगे, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने औषधि पौधे मेडिकल प्लांट्स के लिए सहायता संघ कंसोर्ट की शुरुआत की है। ठीक है, सहायता संघ की शुरुआत की है। मैं इंग्लिश में वर्ड बोलने वाला था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये डेडिकेट होकर के हिंदी के लिए है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ के बारे में कि अगर हम बात करें सहायता संघ क्या है। आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों की सप्लाई श्रृंखला चयन तथा मूल्य श्रृंखला वैल्यू चैन के लिए हितधारकों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता जताई है, और जिसमें जो है वो आपका ये राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने एक सहायता संघ की शुरुआत की है। मतलब अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो ये जो आपका सहायता संघ है, ये जो आपका है सहायता संघ, उसको बनाया किसने है? उसको बनाया इन्होंने है। ठीक, इन्होंने, ठीक है, उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। अब आगे देख लेते हैं, अगर हम राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की बात करें तो उसने सहायता संघ को बनाया और वही ये कह रहा है कि NMPB सहायता संघ या कंसोर्टिया, क्या बोलते हैं, कंसोर्टिया, जैसे कि यहाँ मैंने बताया उसको यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ भी वही लिया हुआ है, कंसोर्टिया लिख दिया गया है। आप इसको चाहे सहायता संघ लिखें चाहे कंसोर्टिया लिखें, के द्वारा औषधीय पौधों से जड़ें कई पहलुओं को संबोधित किया जाएगा। ठीक, जिसमें गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, अनुसंधान, विकास, खेती, औषधीय पौधों के व्यापार, बाजार इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक, आगे ये कह रहा है कि इनके माध्यम से किसानों और निर्माताओं के बीच उत्कृष्ट संबंध स्थापित करने के लिए बीज से गोदाम दृष्टिकोण की शुरुआत की जा रही है। ठीक, रोपण सामग्री, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, बेहतर कृषि पद्धतियां, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फसल कटाई के बाद उन्नत कार्यप्रणाली, गुड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस से संबंधित पहलुओं पर इन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, या ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और जो ये सहायता संघ है, ये पहले चरण में औषधीय पौधों की प्रस्तावित प्रजातियां इस प्रकार इसमें हो सकती हैं: अश्वगंधा, विथीनिया, सोमेफेरा, ये साइंटिफिक नेम है आपका। ठीक है, पिपली, आंवला, गुगलू, सतवरी, ये सब आपके कुछ नाम है। तो नाम सुन के थोड़ा सा इस टाइप के मत सोचिएगा कि ये पढ़ा रहे हैं कि मजाक हो रहा है। इसमें एक्चुअल में ये नाम वो साइंटिफिक नाम है, तो आपको साइंटिफिक नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखिए कि औषधियों जो कि प्रस्तावित हैं आपकी, उसमें क्या क्या आ सकता है। उसमें है अश्वगंधा, पिपली, गुगलू और सतवरी, ये कुछ नाम आपके यहाँ हो सकता है, आंवला। ठीक, आगे हम देखते हैं इसी पादप जगत में ही भारत में पाए जाने वाले विदेशी वनस्पतियों की सूची। ठीक, अभी ये टॉपिक ओवर नहीं हुआ है तो इसलिए काफ़ी लंबा टॉपिक है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं, हमने ये नहीं कहा है कि नहीं आते हैं, लेकिन बस वही है कि जैसे क्वेश्चन अगर आया ना तो आप एक बात मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा तो जो दिया होगा आप मान के चलिए कि लगभग उनके विषय में स्टेटमेंट वो सत्य ही देगा। तो आपको बस टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। विदेशी वनस्पतियों की बात करें तो यह विदेशी वनस्पतियां ऐसे वनस्पतियों को कहते हैं जो समानतः विदेशी मूल के होती हैं एवं किसी जैव विविधता के अंतर्गत पाए जाने वाले मूल पौधों और जानवरों के अस्तित्व के ऊपर सवाल या निशान लगाती हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि इस तरह के वनस्पति समूह में पाए जाते हैं तथा अस्तित्व को बचाने के लिए किसी विशेष मूल निवास की वनस्पतियों को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। सीधी बात है, कोई विदेशी वनस्पति आती है तो उसकी जहाँ मान लीजिए आई, जिस भी जगह पे आई उस जगह की मूल निवासी वनस्पतियों को ख़त्म कर देगी। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, हमारे ही देश में उनकी कुल संख्या पता है कितनी रही होगी? हार्डली 1 से 2 लाख रही होगी बस। उनकी कुल संख्या 1 से 2 लाख थी और वो उस समय पर 30 से 40 करोड़ की जनसंख्या पर राज कर रहे थे। 30 ही 40 करोड़ एग्रीकोट रही होगी, अब एग्जैक्टली गिना तो नहीं है,
लेकिन यही मान के चलिए 30 से 40 करोड़ जनसंख्या पर राज कर रहे थे, और राज कर रहे थे, और भारत उन्होंने आए यहाँ पर, और यहाँ के जो मूल राजा महाराजा थे उनको अपने साथ मिला करके उनकी जगह खुद ले ली। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम विदेशी वनस्पति की बात करें तो सुई वाली सुई वाली झाड़ी है। विवरण की बात करें तो उद्गम स्थान उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका है इसका। भारत में विवरण पूरे भारत में है। विशेषताएं क्या है? कांटेदार झाड़ी, छोटे पेड़ होते हैं, ठीक, ये हैं। सूखे वन और घनी चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बात करें तो विदेशी वनस्पति की बात करें तो काली बाली, वितरण कहाँ है? दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया। भारत में पश्चिमी घाट में। विशेषताएं क्या हैं? पश्चिमी घाट में वर्गीकरण के लिए लाया गया है, और इन पौधों की खासियत यह है कि जंगल में आग लगने के बाद ये बहुत तेज़ी से विकसित हो जाते हैं, और यह ऊंचाई वाले क्षेत्र से जंगलों को चराई भूमि में पाए जाते हैं, ठीक। तीसरा क्या है? विदेशी वनस्पति की बात करें तो बकरी की जो घास होती है वो उष्णकटिबंधीय अमेरिका से लाई गई है, पूरे भारत में पाई जाती है, ठीक, और ये बहुत तेज़ी से विकसित होती है। इसी प्रकार से हम आगे आ जाएं, देखें तो विदेशी वनस्पति में अल्टरेथरा पैरानिचोइड्स, फिर से सुन लीजिए, अल्टरेथरा, साइंटिफिक नाम है कुछ, अल्टरेथरा पैरानिचियोराइट्स, ठीक, उद्गम अमेरिका में है इसका। भारत में कहाँ? पूरे भारत में। ये ऐसे घास हैं जो नमी वाले क्षेत्र में पनपते हैं और टैंगा, नाली और दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं। पांचवी की बात करें, कांटेदार पोस्ता, उद्गम उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा आए हैं, पूरे भारत में पाए जाते हैं। घास सर्दियों में खेत, झाड़ी वाले भूमि तथा जंगलों में पनपते हैं, ठीक। ये कुछ इस टाइप से हैं। ये अभी शायद इसके आगे दिया, ये जो दिया गया है ना डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि इतने पॉइंट अभी आगे दिए गए हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पॉइंट नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मतलब 20-22 का मिनट का जो वीडियो होता है वही काफ़ी हो जाता है, और स्किप कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, क्योंकि पढ़ाई सबसे बोरिंग काम है और मेहनत सब में लगती है, सबको पता है। जब जिसने मेहनत की है, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिल पाया है। ये हमेशा बांध के रखिए दिमाग में, आप पढ़िए कहीं से भी, कंटिन्यू लगे रहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, जब तक अगर आपके अंदर क्षमता है, आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो अपना थ्रेशोल्ड पार करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि हमने पहले बताया है आपको कि हम लोग अभी विदेशी वनस्पति के विषय में चर्चा कर रहे थे, और उस लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा था, तो हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए पॉइंट नंबर 6 से फिर से स्टार्ट करते हैं। विदेशी वनस्पति में अब की किसकी बारी है? वो है ब्लू में एरियांथा, ब्लू में एरियांथा उष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाया जाता है, पूरे भारत में है। ये सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले घास हैं। रेलवे ट्रैक, सड़क के किनारे, पक्ष और अवक्रमित वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो पाल्मारा टाडी पाम, जिसको बोलते हैं टाडी पाम, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाए गए, पूरे भारत में पाए जाते हैं वर्तमान में। यह तेज़ी से फैलने वाला घास है, जिसको स्वयं बोया जाता है और बागानों, खेतों, बंजर भूमि और जंगलों में वे पाए जाते हैं। 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो कैलोट्रोपीस मदर, या फिर इसको मदर बोल सकते हैं, या फिर स्लोलो पौधा बोलते हैं। इसका उद्गम अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में है, भारत में, पूरे भारत में वितरण में है, बागानों, खेतों और जंगलों में पाए जाते हैं। अगला है दशौरा पाद पौधा, थर्न सेब, इसको ये भी बोला जा सकता है, ठीक। आगे है उष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाए जाते हैं, पूरे भारत में ये मिलते हैं। अभी वर्तमान में तेज़ी से फैलने वाला घास है, जो ज़्यादातर आवाक्षान्दित भूमि, जहाँ पर कुछ भी नहीं बोया जोया जाता, वहाँ की बंजर सूखे जंगलों में विकसित होते हैं। आगे हम नेक्स्ट में देखते हैं जलकुंभी, खूब देखे हैं बचपन में, खूब खेले बड़े हुए होंगे उसी से। तो उष्णकटिबंधीय अमेरिका का है, ये पूरे भारत में पाया जाता है। जलीय परिस्थिति तंत्र में पाया जाने वाला एक तरह का घास, जो पानी के ऊपर तैरने वाली घास है। इस पे हम भी खूब खेले हैं, तो क्योंकि मैं भी एटलीस्ट एक
गांव से भी बिलोंग करता हूं, तो गांव में बचपन एटलीस्ट इनके बीच गुजरा है, भी खूब नहाए हैं इन्हीं के बीचों में। ठीक, तो आगे देखते हैं। विदेशी वनस्पति की बात करें तो प्रभावशाली बलम। ठीक है, आगे है, ये कहाँ से पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय अमेरिका में। और भारत की बात करें तो पूरे भारत में पाया जाता है। और ये रेलवे ट्रैक के आसपास जो घासें मिलती हैं वो इन्हीं की होती हैं। अब इसी प्रकार से 12, 13, 14, 15, 16, 17 नेक्स्ट में है आपका। ठीक है, विदेशी, इसमें भी देख लीजिए वही विदेशी वनस्पति ब्लैक मीमोसा। वितरण की बात करें उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिका। अगर भारत में बात करें हिमालय और पश्चिमी घाट में है, बाढ़ के कारण ये विकसित हुए हैं। अगर हम बात करें छुई मुई स्लीपिंग घास ग्रास की बात करें तो यह ब्राज़ील में मिली और पूरे भारत में इसका वितरण है। खेतों, जंगलों, चराई वाले इलाके में या फिर बंजर भूमि में इनका निवास होता है। अगर हम बात करें पार्थेनियम कांग्रेस घास या पार्थेनियम बोलते हैं इसको, अगर हम उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिका में बात करें, यहाँ पाया जाता है। इसका उद्गम स्थान है। ठीक, उद्गम स्थान कहाँ पे है? उद्गम स्थान है आपका उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिका, पूरे भारत में वर्तमान में है। खेतों, जंगलों, चराई वाले इलाकों, अवांछित भूमि, उद्यान क्षेत्रों में विकसित है ये। आगे देख लेते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या मेस्काइट। इसका उद्गम बात करें तो ये मेक्सिको में है, पूरे भारत में वर्तमान में पाया जाता है। और सेम वही चीज़ भूमि, बंजर, सूखे जंगलों में ये विकसित होते हैं। अगर हम देखें टाउनसेंड्स घास जो होती है वो भी उष्णकटिबंधीय पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं, वर्तमान में पूरे भारत में है। नदियों के किनारों पर प्रचुर मात्रा में ये आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से निडल बुश की बात करें, ये भी विदेशी वनस्पति है। अगर विवरण में उत्पत्ति की बात करें तो ये है ट्रिपिकल दक्षिण में हुआ है और भारत में यह एक झाड़ी, एक छोटा पेड़ होता है। ठीक, विदेशी आक्रामक प्रजातियों के खतरे से निपटने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं अभी तक में, तो वो देख लेते हैं। CBD के अनुच्छेद 8H और आईची लक्ष्य 9 का उद्देश्य 2020 तक विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित या उनका उन्मूलन करना था। हमने आईची लक्ष्य और CBDD शायद अभी नहीं पढ़ा है, पूरा उसका हमें पढ़ना है, लेकिन आईची लक्ष्य में हमने ये बता दिया है। CBD के अनुच्छेद 8H को सहायता प्रदान करने हेतु वैश्विक आक्रामक प्रजातियां कार्यक्रम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नीति निर्माण के मध्य संपर्क सुनिश्चित करने हेतु IUCN का आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह सूचना और जानकारी के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है। SDG 15 का उद्देश्य आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने और उनका उन्मूलन करना है, तो ये यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इन प्रजातियों के संचार और मार्ग की निगरानी, जैसे सीमा नियंत्रण उपायों और विदेशी आक्रामक जो प्रजातियां होती हैं, लोकल प्रजातियां, उन पे आक्रमण, उनका प्रबंधन करना इन्हीं का काम है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम लोग सीधा अब जलीय जीव के विषय में। हमने इसके पहले जलीय परितंत्र पढ़ा था, अब जलीय जीव के विषय में थोड़ा जानेंगे, और मतलब इतना जानेंगे कि आपका काम कंप्लीट हो जाए। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छूट जाए कुछ भी चलेगा, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जलीय जीवों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।